हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का प्रव्या एकेडमी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और धुआंधार पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं विज्ञान में नियंत्रण एवं समन्वय, जो कि हमारा छठा चैप्टर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है, नियंत्रण एवं समन्वय। देखो, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी, क्या होता है नियंत्रण, क्या होता है समन्वय। एक बार फिर देखते हैं नियंत्रण एवं समन्वय। इसका मतलब ये होता है कि जैसे नियंत्रण का मतलब है कंट्रोल और समन्वय का मतलब मैंने पहले बताया था कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब ये कि किसी चीज पर, हम जीवों में पढ़ रहे हैं तो हमारे किसी अंग है या हमारी कोशिका है, उन पर कंट्रोल करना जरूरी है। जैसे मेरा ये हाथ है, तो अगर हाथ पे कंट्रोल नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप नीचे गिर जाएगा। तो हमारा कंट्रोल है। दूसरा, ये तो कंट्रोल हो गया। दूसरा है कोऑर्डिनेशन या समन्वय। समन्वय का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में इतने सारे अंग हैं, ये सारे के सारे अंग आपस में समन्वय बनाकर काम करते हैं। समन्वय बनाकर का मतलब ये है, जैसे मान के चलो मुझे लिखना है, तो मुझे हाथ से लिखना है, लेकिन मेरा हाथ यहाँ से इधर जा रहा है, मेरे को चल के इधर जाना पड़ रहा है, तो हाथ भी जा रहा है और पैर भी जा रहा है। उसके साथ साथ जैसे मैं मान लो मैं इधर देखता तो थोड़ी लिख पाता, तो ये गर्दन जो है वो इधर हो रही है, आंखें इधर देख रही है, तो ये इतने सारे अंग आपस में समन्वय करते हैं, तब जाके काम होता है। अगर समन्वय नहीं करेगा कोई अंग, मान लो ये आंखें कहेगी साहब मैं देखूं ही नहीं, तो क्या होगा, तो काम नहीं होगा। तो ये है समन्वय। इसके बारे में हमने कल बात करी। हमारे शरीर के अंदर इस कार्य को करने के लिए एक अंगों का पूरा तंत्र पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र, जिसका नाम क्या हो गया, तंत्रिका तंत्र। अब ये जो तंत्रिका तंत्र है, इसके ये है वो तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना है। किससे? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका या इसे न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका या इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स। देखो, न्यूरॉन्स, तंत्रिका कोशिका या इसे बोलते हैं न्यूरॉन्स। इससे हमारा तंत्रिका तंत्र बना। कल हमने ये भी बात करी थी तंत्रिका तंत्र के कितने भाग हैं, ये सारी बातें कर ली थी। आज हम सीधा पढ़ते हैं तंत्रिका कोशिका से। तो तंत्रिका कोशिका के बारे में अपन बात करें तो आपको पता है कोशिका जो है उसमें तंत्रिका कोशिका है, ये सबसे लंबी कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो ये कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका। लंबी, ये पतली होती है और लंबी इसलिए होती है क्योंकि तंत्रिका कोशिकाओं को पूरे शरीर के अंदर फैला हुआ रहना होता है। तंत्रिका कोशिकाओं को पूरे शरीर के अंदर फैला हुआ रहना पड़ता है, इसलिए ये लंबी लंबी होती है। मान लो हमारे, पहली बात तो ये इनका काम क्या है, तो काम इसका ये है, ये क्या करती है, सूचनाओं को मस्तिष्क तक लाती है। कहीं से भी सूचनाओं को, मान लो कहीं कोई सूचना है तो उसको दिमाग तक लाएगी और दिमाग की जो सूचना है उसे वापस विभिन्न अंगों तक जहाँ जरूरत होगी वहाँ लेकर जाएगी। इसका मतलब हमारे हर जगह, पूरे शरीर के अंदर हर जगह तंत्रिका कोशिका का होना जरूरी है। अगर तंत्रिका कोशिका होगी नहीं तो उस अंग की सूचना या उस अंग के पास किसी तरह की सूचना जाएगी नहीं। तो ये तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी होती है। हमें ये देखना है कि तंत्रिका कोशिका होती कैसी है और ये काम कैसे करती है। तो देखिए, तंत्रिका कोशिका इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे प्रश्न बहुत बार आता ही आता है। फेवरेट हर एग्जाम में भी आता है और कंपटीशन के एग्जाम में भी आता रहता है। तंत्रिका कोशिका की अगर हम संरचना की बात करें तो आप बना सकते हैं, ये इस तरह की संरचना आप बनाएंगे तो इस तरह की ये संरचना होती है।
इस तरह की ये संरचना है, ये संरचना इस तरह की। आप डायग्राम सिंपल है और बोर्ड में आपको डायग्राम पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा? तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाओ। तो ये इस तरह का डायग्राम है इसका, सिंपल सा, ठीक है। और ये एक लंबी होती है, मैंने पहले ही बताया। तो ये लंबी लंबी इस तरह से जाती है और ये यहां पर इसके अंतिम सिरे होते हैं। ये इसके क्या है? अंतिम सिरे है ना। और ये इसके अंतिम सिरे हैं और इसके अंतिम सिरों पर ये डॉट नुमा संरचना होती है। ये डॉट नुमा संरचना होती है, छोटा सा बड़ा होता है। क्लियर बात है? ये इस तरह की है। अगर हम इसके बीच में होता है केंद्रक, और ये जो लंबी होती है, बहुत पतली होती है, तो इसके सपोर्ट में यहाँ पर होती है कोशिकाएं। तो आप यहाँ पर भी कोशिकाएं बनाएंगे। ये क्या होती है? इस लंबी वाली नली है, इसको नली कह लें, अभी बाद में मैं इसका नाम भी बताऊंगा। तो ये क्या है? नली है। इस नली के सपोर्ट के लिए बहुत सारी कोशिकाएं होती है। तो इस तरह से ये इसकी संरचना हो जाएगी तंत्रिका कोशिका की। अगर हम इसके नामों की बात करें तो ये है आपका केंद्रक। ये क्या है? केंद्रक। और यहाँ पर एक द्रव्य भरा रहता है, लिक्विड भरा रहता है, जो सामान्य सभी कोशिकाओं के अंदर होता है। उसे हम कह देते हैं कोशिका काय। कौन सा काय? कोशिका काय। क्लियर? और ये संरचना है इस तरह की, ये सारी संरचनाएं हैं, ये आपस में एक दूसरे तंत्रिका कोशिकाओं से जुड़ी रहती है और इसे हम कहते हैं द्रुमिका। इसे हम क्या कहते हैं? द्रुमिका। ये क्या होती है? द्रुमिका। ये सारी की सारी जो दिख रही है, ये है आपकी द्रुमिका। और ये जो यहां से लगाकर ये पतली लंबी सी जो नली टाइप दिख रही है संरचना, इस संरचना को हम क्या कहते हैं? इस संरचना को हम कहते हैं तंत्रिक काक्ष। कौन सा काक्ष? तंत्रिक काक्ष इसको कहा जाता है। और इसी को हम कह सकते हैं एक्सॉन। इसका नाम एक्सॉन भी कहा जाता है इसके। ये दोनों नाम ध्यान रखेंगे आप। दोनों नाम इसलिए ध्यान रखेंगे क्योंकि कई बार क्वेश्चन इंग्लिश में भी पूछा गया इसका कि एक्सॉन क्या है। क्लियर बात? और ये जो है, इसे इनका कोई खास नाम नहीं है, इसे हम कह सकते हैं तंत्रिका के अंतिम सिरे। इसका कोई खास नाम नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? तंत्रिका के अंतिम सिरे। ये क्या है? तंत्रिका के अंतिम सिरे। ये अंतिम सिरे और अंतिम सिरे। लेकिन इसका ये भी ध्यान रखना, अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो इसके आगे से ये थोड़े से मोटे होते हैं, यानी कि इसके आगे की संरचना जो है वो गांठ नुमा होती है। आगे की संरचना कैसी होती है? गांठ नुमा होती है। ये तो इसका हो गया नामांकित चित्र। अगर हम इसके कार्यों की बात करें कि ये किस तरह से कार्य करते हैं, तो देखो, पहली बात तो इसका काम है क्या? ये क्या काम करती है? विभिन्न सूचनाओं को इधर से इधर ट्रांसफर करती है। विभिन्न जो सूचनाएं होती है, सूचनाएं का मतलब क्या है? क्या सूचना लेके जा रही है? सूचना क्या लेके जा रही है? ये कुछ सूचना लेके जा रही है, तो सूचना लेके क्या जा रही है? ऐसा थोड़ी लेके जा रही है कि 10वीं बोर्ड का एग्जाम 15 तारीख को है, कल आपका एग्जाम, कल आपकी छुट्टी है, परसों आपका टेस्ट है, इस तरह की सूचना लेके जा रही है? नहीं। सूचनाएं क्या लेके जा रही है? जैसे मान के चलो मुझे लिखना है, तो यहां से दिमाग ने सूचना भेजी हाथ को कि तुम इधर आओ, मार्कर पकड़ो और ऐसे ऐसे काम करो। तो ये दिमाग ने कहा, तब हमारा हाथ काम कर रहा है ना। अगर मुझे चलना है तो चलने के लिए दिमाग ने पैरों को कहा, क्या कहा? कि तुम ऐसे चलो, तब चल रहे हैं। तो दिमाग ने कहा और पैर चले, तो दिमाग और पैर दोनों के बीच में जो सूचना लेकर जाने का काम किया ना, ये तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा किया गया। यानी कि कुल मिला के ये ध्यान रखना, आपसे पूछे
कि तंत्रिका कोशिका का काम क्या है, तो ये सूचनाओं का आदान प्रदान करती है, यानी कि सूचनाओं को लेकर जाने वाली इकाई है। क्लियर बात। ये लंबी लंबी होती है, इसलिए इसे हम सबसे लंबी कोशिका कहते हैं। ये लंबी लंबी होती है, बहुत बहुत लंबी हो सकती है, कई कई फुट तक, मीटर तक भी हो सकती है, तो ये बहुत लंबी कोशिका होती है। अगर हम बात करें इसकी क्रियाविधि कि ये किस तरह से कार्य करती है, तो देखो सबसे पहले ये मान लो ये जो द्रुमिका है, ये द्रुमिका क्या होती है, सूचना को लेती है, सूचना को क्या करती है, प्राप्त करती है, सूचना को प्राप्त करती है द्रुमिका। और सूचना को प्राप्त कर ली, सूचना को कहीं भी सूचना है, मान लो जैसे आपका हाथ है, आपका हाथ किसी गर्म वस्तु के टच में आया, गर्म वस्तु के टच में आया, तो गर्म वस्तु के टच में आने से जो हमारी यहाँ की जो ग्राही अंग है कौन है, त्वचा। त्वचा क्या तापमान को इंडिकेट करती है, यहाँ तापमान को सूचित करती है। तो यहाँ से त्वचा ने, स्किन ने क्या किया, सूचना को ग्रहण किया। अब स्किन से सीधी जुड़ी रहती है द्रुमिका, स्किन से यहाँ त्वचा से सीधी कौन जुड़ी रहती है, द्रुमिका। द्रुमिका ने स्किन से सूचना ली, क्या ली कि भाई साहब यहाँ पर जो हाथ है वो गर्म वस्तु के टच में आ गया, तो इसने क्या किया, सूचना को ली। उसके बाद ये यहाँ से रासायनिक क्रिया के द्वारा इस कोशिका काय में जाती है और यहाँ पर विद्युत आवेग उत्पन्न होता है। क्या, वैद्युत आवेग या विद्युत आवेग उत्पन्न होता है, वैद्युत आवेग या विद्युत आवेग उत्पन्न होता है। क्या, विद्युत आवेग या वैद्युत आवेग उत्पन्न होता है, कहाँ पर, कोशिका काय के अंदर, मतलब यहाँ पर पूरा कोशिका काय भरा हुआ है। सूचना यहाँ से ली, रासायनिक क्रिया के द्वारा क्या हुआ, यहाँ से आपका विद्युत आवेग उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ, विद्युत आवेग। आपसे पूछा जा सकता कि हमारे शरीर के अंदर सूचनाएं किस रूप में चलती है, किस माध्यम से चलती है, तो ध्यान रखना विद्युत आवेग के माध्यम से चलती है। ठीक है, अब यहाँ से सूचना यहाँ से होते हुए इस तंत्रिकाक्ष में जाएगी। तंत्रिकाक्ष का दूसरा नाम क्या है, एक्सॉन है। तो यहाँ से सीधी सूचना यहाँ से एक्सॉन से होते होते कहाँ चली जाएगी, अंतिम सिरों तक। सूचना कहाँ से चली जाएगी, एक्सॉन से अंतिम सिरों तक चली जाएगी। आई बात समझ। अब ये अंतिम सिर है ना, यहाँ से वापस दूसरी कोशिका के द्रुमिका होगी, दूसरी कोशिका की क्या जुड़ी रहेगी, ऐसी तंत्रिका कोशिका होगी, उसकी इस तरह की क्या जुड़ी रहेगी, द्रुमिका जुड़ी रहेगी। लेकिन ध्यान रखना इन दो कोशिकाओं के बीच में थोड़ा सा गैप रहता है, इन दो कोशिकाओं के बीच में क्या रहेगा, थोड़ा सा गैप। लेकिन उससे पहले आप समझो, सूचना अंतिम सिरों तक आई, अंतिम सिरों में आने के बाद ये वापस किस में बदल जाएगी, ये रासायनिक क्रिया के द्वारा ये रासायनिक किसी तरह के रसायन छोड़ेगी, यानी कि रासायनिक क्रिया से रसायन में बदल जाएगी। विद्युत आवेग से किस में बदलेगी, रसायन में बदलेगी। अब यहाँ से रसायन इस वाली द्रुमिका में जाएंगे, यानी कि ये कोई दूसरी कोशिका की द्रुमिका है, इस तरह की द्रुमिका में जाएंगे। फिर उसी द्रुमिका से वापस द्रुमिका से अंदर आते ही कोशिका काय के अंदर विद्युत आवेग उत्पन्न होगा और फिर तंत्रिकाक्ष से होते होते ऐसे चली जाएगी। कुल मिला के विद्युत आवेग बनेगा और कोशिका के अंदर तंत्रिकाक्ष से होता हुआ अंतिम सिरों पर जाएगा। अंतिम सिरों पर वापस विद्युत आवेग किस में बदलेगा, विभिन्न प्रकार के रसायनों में बदलेगा और रसायन अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका के अंदर चले जाएंगे। क्लियर बात। इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर जो होता है एक गैप होता है, यहाँ पर जो गैप होता है उसे सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनेप्स। ध्यान रखना, सिनेप्स कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि सिनेप्स किसे कहते हैं, सिनेप्स किसे कहते हैं, ये तो पूछते ही, उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछते हैं। क्या कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, इसे सिनेप्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसका हिंदी में नाम ध्यान रखना, अंतर्ग्रथन।
हालांकि इसका इंग्लिश नाम ज्यादा पूछा जाता है, सिनेप्स पूछा जाएगा, लेकिन आप ध्यान रखेंगे अंतर्गर्तन भी। तो होता क्या है, ध्यान रखना, दो तंत्रिका कोशिका जो होती है उनके बीच थोड़ा सा रिक्त स्थान होता है। यहाँ पर मान लो यहाँ पर कोई दूसरी तंत्रिका कोशिका है, उसकी द्रुमिका जुड़ी हुई है, तो ये दोनों एकदम पास से नहीं जुड़ी रहेगी, थोड़ा सा गैप रहेगा। इसे सिनेप्टिक दरार भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सिनेप्टिक दरार भी कहते हैं, सिनेप्टिक दरार भी कहते हैं, ध्यान रखना। सिनेप्स कहे या सिनेप्टिक दरार कहे या अंतर्गर्तन कहे, तीनों नाम इंपोर्टेंट है। यहाँ से कोशिका, दो तंत्रिका कोशिका है, उसके बीच में कोई थोड़ी सी रिक्त स्थान है, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही आपका सिनेप्स कहते हैं। ये जो अंतिम चीरें हैं, ये पेशीय कोशिका से जुड़े रह सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर होती है पेशीय कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं, पेशीय कोशिकाएं। कौन सी होती है, पेशीय कोशिकाएं या पेशीय उत्तक होते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर यहाँ पर ये जो स्किन है, जो समड़ी है, समड़ी के नीचे ये जो मुलायम मुलायम सा भाग दिख रहा है ना, कठोर कठोर सा, ये हड्डी नहीं है, ये मांस है, जिसे हम मांस कहते हैं। वही क्या होती है, आपकी पेशियाँ। ये पेशियाँ ही हमारे हाथ को ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो ये पेशियाँ ही है जिसके द्वारा ये पेशियाँ क्या करती है, ये पेशियों में क्या होती है, कोशिका है। कोशिका अपने आकार में परिवर्तन करती है, आकार में परिवर्तन करती है तो हाथ ऐसे हो जाता है, हाथ ऐसे हो जाता है। यहाँ वाली कोशिका छोटी हो जाएगी और इधर वाली बड़ी हो जाएगी तो हाथ ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से पेशीय जो कोशिकाओं के पास सूचना लेके भी ये अंतिम चीरें जाते हैं। ये मान लो ये कोई पेशी है, ये कोई पेशी है, तो ये वाला अंतिम सिरा उसके अंदर यूं फंसा रहता है, ये अंतिम सिरा यूं फंसा रहता है। क्लियर बात है, ये है आपका तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो हमने कल बात की थी, जो हमारे पास क्रियाएं शरीर के द्वारा होती है वो 3 टाइप की होती है, या गतियां जो होती है वो 3 टाइप की होती है, कि कोई भी काम आपको करना है वो 3 तरीके से आपके शरीर में होता है। एक तो होता है ऐच्छिक, एक तो होता है ऐच्छिक, एक होता है अनैच्छिक, और एक होती है प्रतिवर्ती। ऐच्छिक का मतलब ये होता है, ऐच्छिक क्रिया का मतलब ये कि अगर कोई काम है या कोई क्रिया है और उसे आप करना चाहते हो और आपकी इच्छा है कि मुझे ये करना है और आप करते हो, तो उसे ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। बाय एग्जाम्पल, जैसे मेरी इच्छा है कि इस डस्टर को उठाना है, तो मैंने पकड़ के उठा लिया और उठा लिया, तो ये ऐच्छिक क्रिया है, मेरी इच्छा थी, मेरी इच्छा से हुई, ये तो होगी ऐच्छिक क्रिया। दूसरी होती है अनैच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया का मतलब है कि हमारी इच्छा हो या ना हो, फिर भी होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। जैसे मान के चलो उल्टी है, उल्टी है, आपकी इच्छा है कि उल्टी करनी है तो नहीं कर सकते, और कभी कभी आपकी इच्छा नहीं है कि उल्टी नहीं करनी है, फिर भी हो जाएगी। इसके अलावा जैसे सींक जो होती है, सींक आपकी इच्छा हो या ना हो फिर भी होगी। जैसे हृदय का धड़कना कैसी क्रिया, अनैच्छिक। आपकी इच्छा है क्या, हृदय धड़का रहे हो आप, आपकी इच्छा से थोड़ी धड़क रहा है, हृदय जो है वो अपने आप धड़क रहा है, यानी कि वो अनैच्छिक क्रिया। तीसरी हम बात कर रहे हैं प्रतिवर्ती क्रिया की। तीसरी बात करेंगे प्रतिवर्ती क्रिया। देखो प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। सबसे पहली बात, अगर किसी बाह्य उद्दीपन का मतलब ये है, बाह्य उद्दीपन का मतलब क्या, कि बाहर से कोई गोचा करे, बाहर से कोई ऐसी क्रिया हो गोचा करे, तो उसके लिए हम प्रतिक्रिया में क्रिया करें। कि मान के चलो जैसे अगर हमारे हाथ के गर्म वस्तु टच होती है, तो ये गर्म वस्तु टच हुई ना, ये हमारे शरीर के बाहर से किसी ने गोचा किया, तो ये क्या है, बाह्य उद्दीपन। तो इस बाह्य उद्दीपन के प्रतिक्रिया में अगर कोई क्रिया होती है, और वो कैसी, अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक, और लगभग तत्काल, हाथों हाथ तत्काल क्रिया हो, तो ये तीनों चीजें हो, तो उसे हम प्रतिवर्ती क्रिया कहेंगे। कैसे, जैसे मान के चलो आप गर्म वस्तु को हाथ टच करते हो, तो
वो बाह्य उद्दीपन मिला और आपका हाथ अपने आप वहां से हट जाता है, आपका हाथ अपने आप वहां से हट जाता है, तो ये क्रिया हुई। क्या आपने सोचा कि मुझे हाथ हटाना है? सोचा ही नहीं, उससे पहले ही हट गया, तो ये अनैच्छिक क्रिया थी। आपने सोचा ही नहीं, उससे पहले ही हट गया और तत्काल नहीं, हाथों हाथ हटाना, आपने जैसे ही गर्म वस्तु को टच किया एकदम से हट गया, तो ये क्रिया कैसी हो गई? प्रतिवर्ती क्रिया होगी। कैसी होगी? प्रतिवर्ती क्रिया होगी। प्रतिवर्ती क्रिया कैसे होती है देखो, उसको समझने से पहले आप लोगों को एक बात ये भी जाननी होगी कि हमारी सारी की सारी सूचनाएं हैं, सारी की सारी सूचनाओं को कंट्रोल जो करता है और पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, सूचनाओं को देखता है, वो देखता है हमारा मस्तिष्क। यानी कि हमारा हेड कौन है पूरे शरीर का? दिमाग हेड है। दिमाग जैसे कहेगा वैसे वैसे काम होता है। दिमाग कह रहा है मुझे लिखना है तो हो रहा है, लिखना है। मुझे बोलना है, दिमाग कह रहा है तो बोलना है ना। मुझे चुप रहना है तो दिमाग का ऑर्डर है चुप रहना है। तो कुल मिला के पूरे शरीर को कंट्रोल कौन करता है? दिमाग कंट्रोल करता है। क्लियर बात? इसका मतलब ये है कि अगर आपका कुछ मन है खाने का, तो पहले दिमाग ऑर्डर देगा खाना लाओ, फिर खाओ, फिर चबाओ। इस तरह से ये दिमाग कहेगा तब होगा। तो कुल मिला के दिमाग के पास सूचना जाएगी कि ऐसे करना है, तो उस हिसाब से काम होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं प्रतिवर्ती क्रिया होती कैसे। अब अपन बात करते हैं प्रतिवर्ती क्रिया होती कैसी है। तो देखो, प्रतिवर्ती क्रिया में एक पूरा का पूरा प्रतिवर्ती साप बनता है। जैसे देखो, जैसे आपको एक पहले मैंने आपको बताया था, हमारे शरीर के तंत्रिका तंत्र के दो भाग है, एक तो है केंद्रीय, एक तो है केंद्रीय और एक है परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। और जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, इसको हमने दो भागों में बांटा हुआ है। एक तो आपका मस्तिष्क और एक आपका कौन है? मेरुरज्जु। मेरुरज्जु, ठीक बात, मेरुरज्जु। अगर हम बात करें दिमाग और मेरुरज्जु, इनके दोनों के अपने काम है। मेरुरज्जु, दिमाग तो वो है, ये तंत्रिका जो होती है, सारी तंत्रिका कोशिकाओं का गुस्सा है, गुस्सा एकदम पूरा ऐसे ऊन नहीं देखी इस तरह की समय ऊन का एक गुस्सा आता है, उस तरह का गुस्सा ये आपका क्या है? मस्तिष्क है। सारी तंत्रिका ऐसे जटिल तरह से जुड़ी रहती है, वो आपका मस्तिष्क है। वहां से एक बड़ी एक संरचना निकलती है जिसे हम कहते हैं मस्तिष्क से निकलती है मेरुरज्जु, और मेरुरज्जु से बाकी की तंत्रिका निकलती है, वो बाकी वाले परिधीय तंत्रिका तंत्र में आ जाता है। तो देखो, जो प्रतिवर्ती क्रिया है इसके बारे में अपन देखते हैं। इसका डायग्राम आप देखेंगे, जैसे मान के चलो आप डायग्राम बनाना जरूर सीखें। आपको बनाने हैं दो इस तरह के गोले, दो क्या बनाने? गोले। उसके बाद एक गोले को इस तरह का करो और इसी वाले गोले को भी इस तरह का करो, इसी वाले गोले को भी इस तरह का करो। डायग्राम साथ साथ में बढ़ाएंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। इस तरह का किया। अब इसके ऊपर वापस इस तरह की एक संरचना बनाओ, ये इस तरह की संरचना यहाँ पर इस तरह की संरचना यहाँ पे बनाई है। ठीक है, इसके बीच में हमने एक पॉइंट बनाया। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, इसके अंदर एक तितली टाइप एक संरचना बना दो। किस टाइप? तितली। देखिए ये तितली टाइप बन गई ना, ये तितली टाइप एक संरचना बन गई। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, एक हाथ बना दो। हाथ मतलब कुछ भी बनाना, हाथ आपकी बुक के अंदर हाथ दिया हुआ। ये आपका हाथ हो गया। ठीक है, अब आप
प्रतिवर्ती क्रिया को अच्छे से समझिए। जैसे मान के चलो यहाँ पर कोई तपेली रखी हुई, तपेली समझ रहे हो ना, ये तपेली है और इसके अंदर क्या है, गरम गरम पानी है। इसके अंदर क्या है, गरम गरम पानी है। तो यहाँ से क्या निकली है, भाप निकली है। गरम गरम पानी से क्या निकली है, भाप निकली है। अब ये जो भाप है, ये भाप हमारे हाथ को टच करेगी। अब हाथ को टच करेगी तो हमारी ये जो तवसा है, तवसा क्या है, तवसा एक ग्राही अंग है। तवसा क्या है, ग्राही अंग है। तवसा आपकी क्या, ग्राही अंग है। अब ये तवसा के पास जाएगी सूचना, तवसा के पास क्या जाएगी, सूचना जाएगी, और यहाँ से ये तवसा सूचना देगी आगे तंत्रिका को। किसको देगी, तंत्रिका कोशिका को देगी। अब ये तंत्रिका कोशिका जुड़ी रहती है इस तरह से, इस तरह की संरचना इसके अंदर जाती है सीधी। यहाँ से यूं एक घुमा के फिर ऐसे ले लो और फिर इसके अंदर डाल दो। फिर यहाँ से सूचना एक अंदर इस तरह की संरचना बनती है और यहाँ पर इस तरह की फिर संरचना बनती है और यहाँ से वापस एक बीच में छोटी सी तंत्रिका और हो जाती है, छोटी सी तंत्रिका और हो जाती है, और यहाँ से वापस इसके अंदर से तंत्रिका से ये नली वापस आ रही है और ये सीधी जाके यहाँ पर होती है आपकी क्या, पेशियाँ। यहाँ पर क्या है, पेशियाँ। यहाँ इसे अपन बोलते हैं, चलो अभी तो आप पेशियाँ समझो, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी तो ये आपका है, ये तो आपका मेरु रज्जु है। चलो ठीक है। अब आप समझिए, बात यह है कि हमारी सूचनाएं कहाँ तक जानी चाहिए, दिमाग तक जानी चाहिए। दिमाग ही सारे काम करवाता है। कि अगर आपको क्या करना है, कोई भी हाथ मान लो गर्म वस्तु के टच हो रहा है यहाँ पर, या गर्म वस्तु के टच कौन हो रहा है, हाथ। अब आप देख रहे हो यहाँ से सूचना, स्किन से सूचना जाएगी तंत्रिका कोशिका में, और तंत्रिका कोशिका से सीधी सूचना कहाँ जानी चाहिए बताओ, दिमाग के अंदर जानी चाहिए। तंत्रिका कोशिका से सूचना कहाँ जानी चाहिए, दिमाग के अंदर। और फिर क्या होगा, दिमाग ऑर्डर देगा कि साहब जल रहा है, हाथ जल जाएगा, तो आप क्या करो, हाथ को हटाओ। तो वहां से वापस सूचना कहाँ आनी, इस पेशियों के पास आएगी, तभी तो पेशियां काम करेगी। लेकिन ऐसा होने में लगेगा आपका समय, ऐसा होने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। एक बात बताओ, मान के चलो मेरा पैर है, पैर जल रहा है और पैर से सूचना आई, धीरे 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 कहाँ गई, दिमाग के पास गई। और मान लो दिमाग कहीं और व्यस्त था, दिमाग व्यस्त भी तो हो सकता है। मान लो मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरा दिमाग तो पढ़ाई में लगा हुआ है और मेरा उधर पैर जल रहा है और दिमाग के पास सूचना आई, दिमाग बिजी था, तो क्या होगा, अगर वापस जब तक सूचना नहीं जाएगी, पैर को कहा नहीं जाएगा कि आप हटाओ, तब तक तो पैर नहीं हटेगा। तो फिर तब तो गड़बड़ हो जाएगा, तब तक तो आधा पैर हमारा जल भी तो जाएगा, दिमाग को पता ही नहीं चलेगा। तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में हमारे पास एक सॉल्यूशन ये था कि अगर कोई ऐसे काम है जो अर्जेंट है, तत्काल करने जरूरी है, और छोटे छोटे काम है, उन कामों के निर्णय दिमाग को लेने की जरूरत नहीं है। उस कामों के निर्णय कौन ले लेगा, मेरु रज्जु। उस काम को ऑर्डर दे देगा मेरु रज्जु। मेरु रज्जु के पास सूचना जाएगी, किसके पास, मेरु रज्जु के पास जाएगी, साहब हाथ जल रहा है, और मेरु रज्जु कह देगा हटा दो, तो सूचना वापस जाएगी और हाथ हट जाएगा। क्लियर बात। कि कुछ काम ऐसे हैं कि आपके दिमाग तक सूचना जाने की जरूरत नहीं है। किसने काम कर दिया, मेरु रज्जु ने ऑर्डर दे दिया। अब ऐसा हुआ क्यों, मेरु रज्जु यानी कि कुल मिलाकर प्रतिवर्ती क्रिया है ना, प्रतिवर्ती क्रिया अर्जेंट होती है। अब अर्जेंट होती है तो सूचना को मस्तिष्क तक भेजें। एक तो मस्तिष्क बहुत दूर है, ऊपर है, सिर के ऊपर है, यहाँ बहुत दूर पड़ा है। अब यहाँ तक सूचना को भेजें और सूचना वापस आए, उल्टा दिमाग कहीं बिजी हो,
तब तो हमारे हाथ पैर लग जाएंगे, जल जाएंगे ना। मान लो एक बात बताऊं, मान लो आप रोड पे जा रहे हो, रोड पे सीधे सीधे जा रहे हो और पीछे से आ गया ट्रक, बड़ा सा स्पीड से ट्रक आ रहा है और ट्रक ने हॉर्न दिया, तो हॉर्न दिया तो आपने एकदम से दिमाग में, कानों में आवाज़ गई ट्रक का हॉर्न है, आपने एकदम पीछे देखा और पता चला ट्रक आ रहा है, और आप क्या करोगे, सीधे सीधे भाग के साइड में हो जाओगे? नहीं हो जाओगे। यहाँ फिर ऐसे होगा कि दिमाग के पास सूचना जाएगी, दिमाग सोचेगा कि साहब ट्रक आ रहा है, हैं बड़ा ट्रक है, हॉर्न भी दे रहा है और मेरे को निपटा देगा, हैं निपटा देगा। और फिर दिमाग सोचे कि यार मर तो जाएगा ये, तो क्या करें, तो फिर फटाफट ऑर्डर दे रहा है कि तुम यहाँ से भागो। इतने टाइम में तो हो सकता है ट्रक आ जाए और मामला आपका निपट जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा, और मान लो दिमाग आपका बिजी हो गई, आप कुछ और कर रहे हो, पढ़ते पढ़ते जा रहे हो, तो ऐसी क्रिया में आपको सूचना यहाँ से मेरुरज्जु के पास जाएगी, और मेरुरज्जु से मिलते ही मेरुरज्जु ने कह दिया फटाफट हट जाओ, और फटाफट हट जाओगे तो आप बच जाओगे। इसलिए प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है। हमारे सारे शरीर को कंट्रोल कौन करता है, दिमाग करता है, लेकिन प्रतिवर्ती क्रियाओं को कंट्रोल कौन करता है, मेरुरज्जु करता है। अब क्यों करता है, इसके दो कारण है। पहला कारण तो आपको समझ में आ गया होगा कि दिमाग बहुत दूर है और वहां तक सूचना जाएगी, और हो सकता है दिमाग व्यस्त, तो दिमाग के पास और भी बहुत सारे काम है, तो वो फटाफट आपको सूचना वापस नहीं दे पाएगा, तब तक हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। पहला कारण ये। दूसरा कारण ये भी है कि कई कई जीव ऐसे होते हैं जिनका दिमाग ज़्यादा विकसित नहीं होता है, जिनका दिमाग ज़्यादा विकसित नहीं होता है। जैसे मान के चलो बकरी है, भेड़ है, उनका दिमाग इतना थोड़ी चलता है, वो उनका इतना दिमाग चलता तो वो तो कल गाड़ी लेके आ जाते हैं, उनका दिमाग इतना नहीं चलता है। और अब आप बताओ, भेड़ों का बकरियों का दिमाग नहीं चलता है, फिर भी अगर भेड़ या बकरियां रोड पे चल रही है तो हॉर्न देंगे तो वो साइड में हो जाएगी। या मान के चलो हॉर्न वाला, तो आप देखोगे कई बार क्या होता है कि भेड़ें जा रही है, आपने हॉर्न दिया, फिर भी भेड़ें साइड में नहीं होती, चलो वो उनकी अलग बात है। आप सोचो, मान लो भेड़ बैठी है और पीछे से आ गया कुत्ता, तो क्या होगा, भेड़ बैठी रहेगी, भाग जाएगी? नहीं भाग जाएगी, आराम से भाग जाएगी। क्यों? भेड़ का इतना दिमाग तो नहीं चल रहा है कि कुत्ता आ रहा है और मुझे खाने के लिए आ रहा है और मुझे खा जाएगा, इतना दिमाग नहीं चल रहा है कि खा जाएगा तो मैं भाग जाऊं, इतना दिमाग तो उसका नहीं चल रहा है। लेकिन उसको भागने के लिए किसने तैयार किया, वो किया मेरुरज्जु ने। क्योंकि ये कैसी क्रिया थी, प्रतिवर्ती क्रिया थी कि बाहर से कुत्ता आया, मतलब बाहर से क्या उद्दीपन हुआ, बाहर से घोचा दिया, और ये हुई अनैच्छिक क्रिया, और अनैच्छिक क्रिया से ये जो क्रिया हुई तत्काल में, तो ये कौन कंट्रोल करता है, मेरुरज्जु। तो अगर आपसे पूछे कि मेरुरज्जु कंट्रोल करता क्यों है प्रतिवर्ती क्रिया को, तो इसके दो कारण हो गए। एक तो दिमाग बहुत बिजी होता है, इसके काम बहुत है, तो टाइम से सूचना वापस नहीं आ पाएगी, तब तक बड़ा नुकसान हो जाएगा। दूसरा, ऐसे जीव होते हैं जिनका दिमाग कम चलता है, तो उनका एकदम सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, और वो ऐसे थोड़ी दिमाग लगाएगा कि यार कुत्ता आ रहा है, मेरे को खा जाएगा, बड़ा कुत्ता है, मैं इसके सींग मारूं, मैं इसकी पूंछ पकड़ूं या टांग पकड़ूं, ऐसे थोड़ी होगा। तो इस मामले में ये काम कौन करेगा, मेरुरज्जु करेगा। अब देखो, अब यहाँ से इसका मतलब एक बात तो हमें समझ में आ गई, प्रतिवर्ती की क्रिया को कहाँ तक लेके जाना है, मेरुरज्जु तक। फिर इसने ऑर्डर तो दे दिया इसको वापस कि हाथ हटाओ, ये ऐसा नहीं है कि ये ऑर्डर दे दिया फिर ये, नो। तो यहाँ से वापस मेरुरज्जु सूचना किसको दे देता है, दिमाग को भी देता है। क्या कहता है, साहब वहाँ पर फलानी जगह पर हमारा हाथ गर्म हो रहा था और हमारे पास सूचना आई और हमने क्या किया, उसको कहा हाथ हटाओ और हाथ हटा दिया है। ये सूचना वापस किसको देनी होती है, दिमाग को देनी होती है। ये जैसे आप समझो, जैसे मान के चलो कई बार क्या होता है, जैसे आप घर में हैं और घर में सबसे बड़ा कंट्रोल जो होता है, हालांकि आप सभी जानते हैं समाज के अंदर पितृसत्तात्मक समाज है, तो घर के अंदर जो पूरा नियंत्रण है, जो कंट्रोल करता है, वो कौन करते हैं घर में, सीधा सा ऑब्वियसली आपके पिताजी होंगे, वो करेंगे कंट्रोल। पिताजी का कंट्रोल होता है और हर बात होती है, हर सूचना को कहाँ तक देना होता है,
पिताजी को देना होता है। तो पिताजी फिर वापस सूचना देते हैं कि हाँ ऐसे करना है, कि करना है तो कर लो, नहीं करना है तो ना करो। जैसे मान के चलो आपको कहीं जाना है तो आप सूचना किसको दोगे? पिताजी को दोगे कि साहब स्कूल में क्या है, कोई कार्यक्रम है, मेरे को ड्रेस लानी है, तो पिताजी वापस सूचना आपको देंगे, हाँ भाई ले आ। ऐसा होता है। कई बार क्या होता है, ऐसे काम होते हैं जैसे आपको क्या है, दोस्त के साथ घूमने फिरने जाना है, खेलने जाना है, तो ये सूचना आप डायरेक्ट पिताजी को दे ही नहीं सकते। आपको पता है पिताजी लट लेके तैयारी होते हैं, ले बेटा आजा घुमा देते हैं तेरे को, हैं? तो इस मामले में क्या करते हो आप? इस मामले में आप चुपके से जाके अपनी मम्मी को बोलते हो कि मम्मी ऐसी बात है, दोस्त के साथ जाना है, घूमने जाना है। तो आपकी मम्मी डायरेक्ट सूचना कहाँ से? मम्मी के पास। मम्मी ने पिताजी को कहा ही नहीं, उससे पहले आपको क्या कहा? चला जा। आप चले गए, उसके बाद मम्मी ने सूचना किसको दे दी? पिताजी को, क्योंकि पिताजी को तो देनी पड़ेगी, बाद में मम्मी देती तो है ही है। तो इस तरह का काम है। ये समझ लो मेरु रज्जु क्या है? घर पे आपके माता जी है, और मस्तिष्क क्या है? पिताजी है। कुछ काम क्या है, मम्मी अपने हिसाब से निर्णय लेती है, लेकिन बाद में अपने पिताजी को बता देती है। इस तरह का मामला। अब आप इसको समझो, सूचना जो लेके जा रही है, सूचना लेके जा रही है, इसे हम संवेदी तंत्रिका बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? संवेदी तंत्रिका। ये क्या कर रही है? सूचना को लेके जा रही है। ये सूचना को इधर लेके जा रही है। यहाँ से सूचना इसने ली और ये लेकर जा रही है यहाँ पर, और यहाँ पर एक बीच में छोटी सी तंत्रिका आपको दिख रही है, इसे हम बोलते हैं प्रतिसारण तंत्रिका। इसे क्या बोलते हैं? प्रतिसारण तंत्रिका। और प्रतिसारण तंत्रिका, यहाँ तंत्रिका कोशिका भी बोल सकते हैं, प्रतिसारण तंत्रिका, ठीक है। और ये कौन सी? ये होती है संवेदी कोशिका। संवेदी कोशिकाएं क्या होती है? जो सूचना को लेकर जा रही है, मेरु रज्जु तक लेकर जा रही है। और मेरु रज्जु के अंदर एक कोशिका है प्रतिसारण कोशिका, और प्रतिसारण से वापस ये जो आ रही है ना, ये सूचना जो लेके आ रही है, इस वाली तंत्रिका कोशिका को हम क्या बोलते हैं? इस वाली को बोलते हैं हम प्रेरक तंत्रिका कोशिका। क्या बोलते हैं? प्रेरक तंत्रिका कोशिका। क्लियर बात? तंत्रिका कोशिका ये जो वापस लेके आ रही है, प्रेरक तंत्रिका। ये किसको सूचना देगी? पेशियों को। पेशियों को क्यों दे रही है? क्योंकि पेशियां ही तो हाथ को हटाना है, हिलाना करने का काम किसका है? इस पेशियों का। तो पेशियों को यहाँ जो ये क्या करेगी? कार्य करेगी, इसलिए इसे कहते हैं कार्य कर। इसलिए इसे क्या कहते हैं? कार्य कर कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? कार्य कर। अब देखो आप, अब ये यहाँ से सूचना गई और यहाँ से घूम फिर करके वापस यहाँ आ गई, है ना। उसके बाद ये मस्तिष्क को सूचना जाएगी, यहाँ से ये मेरु रज्जु सीधा किसके पास जाता है? सीधा जुड़ा रहता है मस्तिष्क के पास। तो मस्तिष्क के पास तो जाएगी, लेकिन यहाँ से प्रतिवर्ती क्रिया यहाँ से पूरी हो जाती है, यहाँ से पूरी हो जाती है। तो यहाँ से ये एक तरह का चाप बनता है, इसे हम बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप। ये क्या बना है हमने? प्रतिवर्ती चाप। तो अगर तुमसे पूछे प्रतिवर्ती चाप क्या है, तो यहाँ से ग्राही अंग से सूचना लेकर संवेदी तंत्रिका कोशिका के माध्यम से मेरु रज्जु तक सूचना जाती है। मेरु रज्जु में प्रतिसारण कोशिका के द्वारा वापस से सूचना को किस प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा सूचना कहाँ भेजी जाती है? पेशियों में भेजी जाती है। और यहाँ पर जो है वो पेशियाँ जो होती है वो हाथ को हटा देती है। इस तरह से एक चाप बन रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती चाप बोलते हैं। इसे बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप। इस तरह से ये प्रतिवर्ती क्रिया आपकी पूरी हो जाती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम, नियंत्रण करने का काम कौन करता है? आपका मेरु रज्जु करता है। ये सिंपल सी बातें आज होगी, कल हम पढ़ेंगे मस्तिष्क। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।